हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी का सामान्य प्रबंधन का सॉल्व पेपर सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है? ओके, मानव कौशल होना चाहिए भाई। अगर मानव कौशल है तो जमाने के कौशल फिर आ जाएंगे, है ना। ये ठीक है बेटा, मानव कौशल इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रबंधक के लिए मानव कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। ठीक, अगला देखिए, एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? ऐसा कौन सा स्किल्स होनी चाहिए, ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए एक प्रबंधक में जो कर्मचारियों को मोटिवेशन दे सके? तो तकनीकी, विपणन, या फिर अंतर्व्यक्तिक, या फिर विक्रय वाली? बताइए भाई। बिल्कुल अंतर्व्यक्तिक। कौन सी? अंतर्व्यक्तिक। भाई अंतर्व्यक्तिक कौशल का मतलब क्या बताइए। वास्तव में दो या दो से अधिक लोगों के बीच के जो संबंध होते हैं ना, उन संबंधों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्व्यक्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्व्यक्तिक संबंध होते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच के संबंधों को अंतर्व्यक्तिक संबंध कहा जाता है। तो जब दो लोगों के बीच बैलेंस बनाना सीख जाता है कोई प्रबंधक, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि लोगों को साथ में रखने की कला। ठीक, ओके। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम होती है अंतर्व्यक्तिक कला। सबका साथ सबका विकास कह सकते हैं आप। एक प्रबंधक मौजूद अंतर्व्यक्तिक कौशल, है ना, कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है। निम्न में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है? क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। बाजार का जोखिम बिल्कुल आता है भैया। ब्याज दर जोखिम आती है। क्रय शक्ति की जोखिम ये भी आती है। वित्तीय जोखिम क्रमबद्ध में शामिल नहीं है भैया। ठीक है, ये डी आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है? धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है। लेनदारी लेखे में कमी, नकदी में कमी। देनदारी लेखे में कमी, नकदी में वृद्धि। अबे सिंपल वाली बात है यार, नकदी में वृद्धि। धन का उपयोग कैसे? नकद अगर आपके पास आएगा तो आप उसका उपयोग कर सकते हो ना। यस, तो बस यही है, नकदी में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो और उसके कर्मचारी जो होते हैं उनके बीच एक सीरीज के रूप में कार्य करती है। मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन नियोजन, या फिर मानव संसाधन सूचना प्रणाली। मानव संसाधन प्रबंधन ए। ठीक है, निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? मानव संसाधन प्रबंधन कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? शीर्ष मतलब टॉप लेवल पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। भूगोल द्वारा, या ग्राहक समूह द्वारा, या उद्यम प्रकार द्वारा? उद्यम प्रकार द्वारा भैया। उद्यम प्रकार द्वारा जो है आप कड़ा नियंत्रण की सुविधा जो है ले सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा? उद्यम प्रकार विधि द्वारा। ठीक, देखिए उत्तर आ मत देखना, डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है ये देखना, डिटेल में क्या दे रखा है ये देखना है। ठीक है, कई बार गलत छप जाता है वो। निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है? प्रौद्योगिकी ही है भैया। कच्चा माल तो हम हाथ लगा सकते हैं, मशीनरी को भी छू सकते हैं, पूंजी को छू सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी को कैसे छूओगे? टेक्नोलॉजी को। ठीक है ना, वो अमूर्त स्रोत होता है ना। प्रौद्योगिकी ये अमूर्त इसलिए है क्योंकि उसे व्यवहार में लाया जाता है, देखा नहीं जाता है। ठीक है ना। अगला, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है, करना है मतलब करना है ऐसा, और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त होता है, बिल्कुल लीन होता है, उसे संदर्भित करती है। कार्य की नैतिकता, भाई आप अपने कार्य के प्रति नैतिक है ना, आपका एथिक्स या एथिकल जवाबदारी अगर आपकी है किसी कार्य को करने के लिए, तो आप उस काम को कर जाओगे, है ना, बिल्कुल ग्रस्त रहोगे उस काम में अंदर ही अंदर। ठीक है ना, तो कार्य नैतिकता। वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने तो प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त है, उसे कार्य नैतिकता संदर्भित करती है। ठीक है, अगली, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, सूचीबद्ध कंपनियां, सूचीगत या गैर सूचीगत? पब्लिक लिमिटेड में सूचीगत कंपनियां ही होती है, वैसे तो सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध नहीं होता है। गैर सूचीबद्ध ना, ए वाला आंसर आएगा बेटा। यस, सूचीगत कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती है सूचीगत कंपनियां।
पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सूचीगत कंपनियां सम्मिलित होती है। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है। लाभ और हानि की जो प्लानिंग लेखा जो होती है वो तैयार किया जाता है कब? जब संपूर्ण लाभ मालिकों में वितरित किया जाता है तब, जब व्यापार में कोई लाभ नहीं होता है तब, या जब लाभ का अंश धारित होता है तब, या जब विलयन में अधिग्रहण स्थान रहता है। तो कोई लेना देना ही नहीं है। सा आंसर आएगा बेटा आपका, जब लाभ का अंश धारित होता है। धारण करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं धारित, है ना। जब लाभ का अंश होगा तो फिर क्या होगा? लाभ और हानि का वियोजन का लेखा तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, जब लाभ का अंश धारित होता है तब लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है, ठीक है। एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः सौंपे जाते हैं। सामान्यतः सौंपे जाते हैं। संगठन के जो निचले कर्मचारी होते हैं ना, सबसे नीचे, उनको क्या सौंपे जाते हैं? पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य। बिल्कुल सही है। ऐसे कार्य जैसे आप किसी कंपनी के कर्मचारियों को देखते होंगे, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर रहते हैं तो उनका एक ही काम रहता है, पुनरावर्ती, बार बार दोहराते हैं उस काम को, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए चमड़ा उद्योग आपने देखा होगा, तो उसमें जो काम मजदूर लोग करते हैं रोज एक ही काम रहता है उनका, और क्या, है ना। कार्य और नियमित कार्य, ठीक है। नियमित कार्य मतलब नियम धर्म का पालन करने वाला जो काम होता है उसको बोलते हैं नियमित। नियम धर्म यानी कि उनको नियम बता दिया, बेटा आपको ऐसा काम करना है तो वो उसी नियम का पालन करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा आंसर आएगा कौन सा? ए। पुनरावर्ती कार्य सौंपे जाते हैं उनको और नियमित कार्य सौंपे जाते हैं उनको। अगला, प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? मूल्य का ह्रास स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है भैया। सा आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, स्थायी परिसंपत्तियां दीर्घकालीन जीवन वाली परिसंपत्तियों के प्रयोग में आने से उनका मूल्य क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, कम होता है, घटता है, ठीक है ना। अतः मूल्यह्रास लगाया जाता है इन पे। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के वृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता को कहा जाता है वृहद विपणन कहा जाता है। और क्या लिखा ही हुआ है, देखो, वृहद उत्पादन और व्यापक वितरण का मतलब ही क्या है ना, वृहद विपणन। चलो भैया, ये लगा दिया हमने। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के वृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता को वृहद विपणन कहा जाता है। बड़े पैमाने पर क्या करता है वो? मार्केटिंग करता है। विपणन का मतलब क्या? मार्केटिंग। पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? पूंजी के आय और व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? व्यक्ति के स्वामित्व वाले मकान ना, ग्राहक के स्वामित्व वाला धन ना, पूंजी अवस्था के रूप में धन। ये आ गया उत्तर, देखो, पूंजी के रूप में, पूंजी अवस्था के रूप में जो धन है वही पूंजी के रूप में प्रयुक्त होगा। सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अभिनिर्धारित करता है। संतुलन स्तर विश्लेषण, अनुसूचन, रैखिक क्रमादेशन या बजटन। भाई साहब, बी वाला आंसर आपका आएगा, अनुसूचन, है ना। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के लिए सबसे पहले सूचना देनी होती है ना। उसके माध्यम से चीज़ों को निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे क्या नाम से जाना जाता है? माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए, आपका माल हो सकता है, आपके द्वारा दी गई सेवा हो सकती है, या आपके विचार हो सकते हैं जो कि आपके ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे क्या नाम से जाना जाता है? मूल्य, उत्पाद या प्रोन्नति या भौतिक वितरण। बताइए बताइए, 16 नंबर का। वेरी गुड, उत्पाद। उत्पाद है ना आपका, एक तरह का आपका प्रोडक्शन है वो। आपका माल क्या है? आपकी सेवा, आपका विचार, आपका पर्सनल क्या है? उत्पाद है वो, है ना। तो इसे उत्पाद के नाम से जाना जाता है। उत्पाद इससे तात्पर्य किसी बने हुए माल से है जो ग्राहक को संतुष्ट प्रदान करे, ठीक है। खातों का एक सेट है, खाता बही, और खाता बही जो होता है वो खातों का एक सेट है, और क्या है। अगला देखिए, खाता बही जर्नल से किए गए विभिन्न प्रकार के खाते जैसे व्यक्तिगत, वास्तविक एवं नाम मात्र खातों का लेखन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक हो, आय व्यय से अधिक हो,
आय जो है ना व्यय से अधिक होना चाहिए भैया, सीधी सी बात ये है। तो लाभ होगा नहीं तो नहीं होगा, बी वाला आंसर सीधा सट। देखो बी, व्यवसाय से लाभ तब होता है जब आय जो होती है ना वो व्यय से अधिक होती है। चयन करें कि इनमें से कौन अभिवृत्ति के स्रोत है, अभिवृत्ति के स्रोत है। परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह और साथियों के समूह का प्रभाव, सामाजिकरण और सीखने की प्रक्रिया। भैया चयन करें कि इनमें से कौन अभिवृत्ति के स्रोत है। परिवार सदस्य भी है, संदर्भ समूह भी है, साथियों के समूह का प्रभाव भी है, सामाजिकरण और सीखने की प्रक्रिया भी है भैया, ये सब है, सब है मतलब चारों हैं हमारे। 1 2 3 4 दे रखा है, डी आंसर देखो आप। यस, परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव तथा सामाजिकरण और सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति के स्रोत है। ठीक है, डी आंसर पे जाएंगे। यस, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है भैया। CSR को दर्शाता, CSR मतलब बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो इसको हिंदी में बोलते हैं नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है ना, नैगमिक, निगम की जो सोशल या सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, उत्तरदायित्व। सोशल मतलब क्या, सामाजिक। और नैगमिक मतलब कॉर्पोरेट, निगम एक तरह का हो। ठीक है, ओके। इनमें से किस बहु व्यक्ति मूल्यांकन विधियों में से, बहुत सारे व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है, उन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में, सबसे ऊपर से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। कौन सी विधि है भैया, युगलित तुलना या श्रेणीकरण प्रणाली, वादित वर्ण या वादित वितरण। बी, श्रेणीकरण प्रणाली। ठीक है ना, बी आंसर आएगा, श्रेणीकरण प्रणाली। ठीक है, देखो भाई, श्रेणीकरण प्रणाली विधि में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है भैया। ठीक है, जब प्रबंधन के प्रकार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है। प्रबंधन के जितने भी कार्य हैं उनको उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तो इसे प्रक्रिया कहा जाता है भैया, प्रबंधन की प्रक्रिया। ठीक है ना, देखो सा आंसर आ गया आपका, है ना। प्रोसेस है एक, इस प्रोसेस से आपको काम करना है प्रबंधन में, तो प्रबंधन प्रक्रिया के लिए BRS तैयार किया जाता है। BRS तैयार किया जाता है, BRS तैयार किया जाता है के लिए, किसके लिए, बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने के लिए, है ना। BRS समझते हैं ना आप, वही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये तो इसका पहला ही आंसर हमारा दिख गया हमको, ये वाला। बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने के लिए BRS का इस्तेमाल किया जाता है। बैंक समाधान एक तरह का, है ना। इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर के कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है भैया। कंप्यूटर के कार्य का आयाम, कंप्यूटर शब्द आई गया, कंप्यूटर मॉडलिंग, तो क्या दिक्कत है, फिर आंसर लगा दो कंप्यूटर मॉडलिंग, और क्या। ठीक है, समझ में आया। कौन अनुकार तकनीक के प्रकारों में से एक है जो कंप्यूटर में कार्य का आयाम या प्रोग्राम किया जाता है, तो कंप्यूटर मॉडलिंग के माध्यम से प्रोग्राम किया जाता है भैया। अनुकार तकनीक के कंप्यूटर मॉडलिंग प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है, कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है। आयाम से तात्पर्य धारणा या पदार्थ के विविध जो पहलू होते हैं ना, एक पदार्थ के अलग अलग पहलू, वो होता है आयाम। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए। एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, यह मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्नलिखित में से किस नियम से ये बात स्पष्ट होती है। ओके, संसाधनों द्वारा प्रबंधन, प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन, प्रणाली आधारित प्रबंधन या उद्देश्य आधारित प्रबंधन। उद्देश्य आधारित प्रबंधन। ओके, डी आंसर पे जाएंगे हम। ठीक है, देखो उद्देश्य आधारित प्रबंधन नियम से ये बात स्पष्ट होती है कि एक प्रबंधन सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारियों का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है,
ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। ठीक है, तो बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड डे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।